के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हम लोग अभी तक कूलम्ब्स फोर्स के बारे में बढ़िया से पढ़ चुके हैं। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है उसको भी पढ़ चुके हैं और उसका वेक्टर फॉर्म वगैरह वगैरह सारा एनालिसिस कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मतलब इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब तक तुम बस इसका नाम जानते थे, मगर ये है क्या, कैसे कैसे ये बदलता है, कैसे दो चार्ज आपस में मतलब इनविजिबल फोर्स लगाते हैं इस फील्ड के थ्रू, तो सारा चीज़ हम समझने वाले हैं। बात है समझ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज, ये सारा चीज़ कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक विच इज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने से पहले मैं थोड़ा और बेसिक एक कंसेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके, तो वो है कि फोर्स, जितने भी मतलब दुनिया में आप लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हो, तो सारा फोर्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए हैं। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा जो फोर्स है उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसको जब मैं आप लोगों को 11th में पढ़ा रहा था ना फोर्स, उस समय बढ़िया से बताया था। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, जब वो फोर्स कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब अप्लाई होता है तो ऑब्जेक्ट के साथ एजेंट का कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये फोर्स लगाएगा डस्टर के ऊपर, तो इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ये फोर्स जो लगाया ना ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। पता है समझ में? जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स है, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब तक गाड़ी का जो व्हील है ना सरफेस के साथ टच में नहीं आएगा, कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तब तक वो फ्रिक्शन फोर्स लागू नहीं होगा। बात है समझ में? और जैसे ही कॉन्टैक्ट मतलब हट जाएगा तो ये फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो उस तरह के फोर्सेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और बहुत सारे ऐसे फोर्स है दुनिया में और जिनका संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं फील्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैं अब फोकस करूंगा, इसके ऊपर कंसंट्रेट आप लोगों को भी करना है। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का जो एग्जांपल्स है ना, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और ये सबको नॉन कॉन्टैक्ट या फील्ड फोर्स क्यों बोला जाता है? देखो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, एक कॉमन सेंस की बात है। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके लिए कोई कांटेक्ट की जरूरत होता है क्या? नहीं होता है ना। तो उसलिए तो इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली जब एक मास, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के ऊपर, एक स्टार दूसरे प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उस समय कांटेक्ट की आवश्यकता हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। तो उसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। मगर यहाँ पे इसको फील्ड फोर्स क्यों बोला जा रहा है, ये समझना जरूरी है। ओके, तो ये फील्ड फोर्स इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि बिना कांटेक्ट किए जो फोर्स लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना देता है और उस फील्ड के थ्रू किसी दूसरे चार्ज के ऊपर एक चार्ज फोर्स लगाता है, या एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। आता है समझ में? तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस या फील्ड फोर्सेस अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाते हैं, एक रीजन बनाते हैं, जिसके थ्रू दूसरे एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, या एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स बनाता है, मतलब लगाता है। ओके, तो उसके अनुसार इलेक्ट्रिक फोर्स जो फील्ड बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स जो फील्ड बनाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, और सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स जो फील्ड बनाता है वो हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये बनता है एक स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से। जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस प्रॉपर्टी के लिए लागू होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब चार्ज रखा जाता है स्पेस के ऊपर, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। बात है समझ में? सिमिलरली एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। तो जब एक मैग्नेट को स्पेस के ऊपर रखेंगे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। पता है समझ में? अब सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स लागू होता है मास की वजह से। जहां पे भी आपको ह्यूज मास या छोटा बड़ा जो भी मास मिलेगा, उस मास के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाएगा। क्लियर है इतना? तो आप लोग अभी समझ में आ गया कि कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को फील्ड फोर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि फील्ड के थ्रू ये फोर्स लगाते हैं। और ये अलग अलग फील्ड कैसे अलग अलग नाम के अनुसार उसको क्लासिफाई किया गया, ये भी समझ में आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो।
देखो ये जो कंसेप्ट अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये समझना बहुत जरूरी है। जितने भी सारे नॉन कंडक्ट फोर्स है, मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाए, या मैग्नेटिक फोर्स हो जाए, या ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए, सबके लिए मैं एफ लिख रहा हूँ। देखो ये सारे फोर्स है ना, ये डिपेंड करते हैं डिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इसको इनवर्स स्क्वायर फोर्स बोला जाता है, क्योंकि ये सब मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के ऊपर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है ना, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे 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 घटते जाता है। यही कूलम्ब्स लॉ में भी हम देखे थे ना, जैसे एक चार्ज रहता था, उसके आसपास सबसे ज्यादा फोर्स लगता था, धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा चारों तरफ, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घटते जाएगा। आता है समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस के अनुसार ये फोर्स बदलता है। तो इसका मतलब स्पेस में अलग अलग पोजीशन में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। बात है समझ में? तो उसलिए क्या होता है ना, तो ये कोई भी चार्ज या कोई भी मैग्नेट या कोई भी मास, ये अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाते हैं, तो ये फील्ड कैसे बनता है उसको समझने के लिए ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना जरूरी है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या और कैसे बनता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन सिंपली जब बोलेंगे ना, तो ऐसे बोलते हैं हम कि इट इज ए मॉडिफाइड स्पेस अराउंड ए चार्ज, ओके, up to which it can apply a force of attraction या repulsion upon another charge, ओके। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा और उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के चारों तरफ एक रीजन है, बस एक रीजन, एक स्पेस है, जिसके अंदर जब दूसरा चार्ज आएगा तब ये फोर्स लगाएगा। उसके बाहर अगर चार्ज रहेगा फोर्स नहीं लगाएगा। इसका कारण क्यों है इसको समझना, ये कारण क्या है इसका। देखो एक चार्ज, जब यहाँ पे एक स्पेस था, पूरा खाली था, तो ये स्पेस का जो प्रॉपर्टीज था ना, ये मॉडिफाई नहीं हुआ था, बदला नहीं था। ये स्पेस का प्रॉपर्टीज कुछ अलग है। अब जब जैसे ही मैं यहाँ पे एक चार्ज लाके रख दिया, तो इसका मतलब ये स्पेस का जो प्रॉपर्टीज है वो बदल गया। वो क्या हो गया? बदल हो गया। नाउ wherever a charge is placed in space, then the properties of the space around it changes completely, okay? तो ये जो प्रॉपर्टीज चेंज कर गया, तो कैसे चेंज होगा? ये पास इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम, ये धीरे 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 फोर्स डिक्रीज हो गया। तो एक सर्टेन एक्सटेंट आया जहां तक ये फोर्स लगा पाएगा, फिर उसके बाद फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो इस तरह का चारों तरफ भी वही चीज हो जाएगा। तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक ये चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा पाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, डिस्टेंस के साथ घटते जाता है। तो इसलिए ये एक रीजन बना लिया अपने चारों तरफ कि यहीं तक मैं फोर्स लगाऊंगा, इसके बाद में फोर्स नहीं लगा पाऊंगा। आता है समझ में? और इस फील्ड को, ये जो रीजन, अब देखो ये रीजन बदल गया, क्योंकि चार्ज की प्रेजेंस की वजह से ये इसका प्रॉपर्टीज बदल गया, और ये स्पेस को बोलेंगे मॉडिफाइड स्पेस। क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड स्पेस। तो ये जो मॉडिफाइड स्पेस या रीजन बिल्ट हो गया एक चार्ज के चारों तरफ, इसको ही बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एग्जैक्टली सिमिलर तरीके में मैग्नेटिक फील्ड भी वही है। जब मैग्नेट को रखते हैं, स्पेस का प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो जाता है, और एक अप टू एक सर्टेन एक्सटेंट, एक मतलब दूरी तक ये अपना फोर्स को लगा पाता है, उसके बाहर नहीं लगा पाएगा, ओके। तो वो हो जाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या और उसका डेफिनेशन है क्या। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है एक चार्ज के चारों तरफ, उसका स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं। आता है समझ में? और वो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा? वो स्केलर है या वेक्टर है। फिर उसके बाद अगर वेक्टर है, उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, वो सारा चीज आप देखने वाले हैं। तो अब ध्यान दो, एक नया फिजिकल क्वांटिटी एक टर्म आएगा, इसको याद रखना है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम शो करते हैं ई वेक्टर के। तो देखो ये क्या है, देखो कोई भी चार्ज, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उस फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है ना, उसको मेजर करने के लिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, उसका स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? देखो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज
defined as a force acting on unit positive charge at a place inside field। तो फील्ड के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स को ही बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे। बात है समझ में? तो इसको बढ़िया से समझ में आ जाए, ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा आप लोगों को जब आप लोग अभी जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनो। देखो, जब जो चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज में रखा, तो अपने चारों तरफ ये फील्ड बनाया, तो ये हो गया हमारा सोर्स चार्ज। तो देखो सोर्स चार्ज अपना फील्ड बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये फील्ड का अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है उसको मैं मेजर करना चाहता हूँ, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करने के लिए, है ना। अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स लगा पाएगा। पता है समझो, छोटा है तो कम फोर्स लगा पाएगा, उसका स्ट्रेंथ भी कम होगा। तो उसी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मतलब डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो इसका स्ट्रेंथ को कैसे पता करोगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज लाया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसको लाके यहाँ पे इस पॉइंट पे रख दिया, +1 मतलब पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो अब ये उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा मेरे को बताओ। तो रिपल्सिव फोर्स लगा के उसको दूर भगाएगा, और ये जितना रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उस फोर्स को ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसलिए इसका फॉर्मूला जो है, अगर यहाँ पे देखो 1 कूलम चार्ज में रखा तो इसलिए फोर्स ही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर 1 कूलम चार्ज ना रख के मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे Q प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज रखूंगा, तो यहाँ पे भी उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा F। तो Q अमाउंट ऑफ फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है F फोर्स, Q अमाउंट ऑफ चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है F फोर्स, और 1 चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F/Q, और इसी को ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है समझ में? तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेफिनेशन हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले ही बता देता हूँ, ये वेक्टर को इसलिए वेक्टर साइन लगा रहा हूँ, ये हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना। तो देखो, और ये जो चार्ज है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो रखते हैं स्ट्रेंथ पता करने, उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ओके, तो E हो गया F/Q। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो कितना चार्ज, अगर 10 कूलम चार्ज लेके गया कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक पॉइंट पे रख दिया, 100 न्यूटन फोर्स को एक्सपीरियंस किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन डिवाइड बाय 10 कूलम। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 10 न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया अभी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको पता करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी हम पढ़े थे, और उसको मैथमेटिकली कैसे हम पता करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक पॉइंट है जहां पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज लेके जा रहे हैं और वो F फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ये F फोर्स डिवाइडेड बाय Q अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब F/Q। बात है समझ में? और तुमको पता है कि F है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए EV हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड पता करने के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ चार्ज को डिवाइड कर दो और तुमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। और ये फोर्स का डायरेक्शन जिस तरफ होगा तो उस तरफ हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। बात है समझ में? तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, ये जो चार्ज को रख रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज ये अगर पॉजिटिव है, ये चार्ज बाहर की तरफ मूव किया, तो इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गया, तो यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर यहाँ पे मैं एक नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो फोर्स ये अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गया अंदर की तरफ। बात है समझ में? इसका मतलब चार्ज जिस तरफ मूव करेगा उस तरफ फोर्स लग रहा है, और वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो अब देखो, इसको बढ़िया से डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होगा।
अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वो बाहर की तरफ रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर हो जाएगा। तो इसलिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम किसके लिए, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए। अगर तो यहाँ पे एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन ये अंदर की तरफ हो जाएगा। पता है समझ में? तो ये इतना आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब लास्ट एक चीज बता के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखो मेरे को बताओ, अभी हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाता है फोर्स अपन क्यू। तो यहाँ से मेरे को बताओ फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब कोई भी चार्ज को लेके एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे ना तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आता है समझ में? तो इसलिए मेरे को बताओ एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेके रख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था इस फील्ड का E, और पॉजिटिव चार्ज प्लस Q लेकर रख दिया, वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, F बराबर Q। आता है समझ में? और फोर्स एक्सपीरियंस से जब पॉजिटिव चार्ज लेकर रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ है वो उस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करके मूव करेगा। पता है समझ में? और अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रख दूंगा, नेगेटिव चार्ज माइनस Q रख दूंगा, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इधर देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इधर F क्या हो जाएगा माइनस Q। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में माइनस साइन लग गया, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये चार्ज इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह अगर सवाल आया है कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया वो किस तरफ मूव करेगा, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज को रखा जाएगा तो वो किस तरफ मूव करेगा, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इतना समझ में आ गया? तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या क्या बता दिया। पहले तो आप लोगों को एक फील्ड का कंसेप्ट बताया कि फील्ड फोर्स होता क्या है और फील्ड के थ्रू कैसे वो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। फिर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है क्या, ये मॉडिफाइड स्पेस का कंसेप्ट बताया। फिर आप लोगों को बताया कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये नया फिजिकल क्वांटिटी है क्या, उसका डेफिनेशन है क्या, मतलब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ओके, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आप लोगों को पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी जानने के बाद फिर आप लोगों को पता चल गया अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, और सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्योरली डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, है ना। जो टेस्ट चार्ज जिस तरफ मूव करेगा जिस तरफ उस तरफ फोर्स लगेगा और उस तरफ ही फील्ड का डायरेक्शन। ओके, और सिमिलरली फिर बता दिया कि अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रख रहे हो फील्ड का डायरेक्शन जिधर है उधर ही मूव करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज को रख रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि माइनस साइन आता है। तो फाइनली इधर एक यूनिट और डायमेंशन बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, फिर ये खत्म हो जाएगा। देखो तो यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मेरे को बताओ ये न्यूटन है फोर्स का और इधर कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम हो गया यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये समझ में आ गया। अब डायमेंशन मेरे को बताओ, ये भी आसान है एकदम, तो इसको भी देख लो। मेरे को बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका डायमेंशन में निकाल रहा हूँ, तो डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स का डायमेंशन तो फिर डिवाइड बाय चार्ज का डायमेंशन। तो मेरे को बताओ तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml/t-2, ml/t-2, चार्ज का डायमेंशन एम्पीयर इनटू टाइम, तो फिर ये टाइम को ऊपर ले जाओ तो ये ml/t-3 और a ऊपर जाएगा तो -1 होगा। तो ये हो गया डायमेंशन किसका, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ड्यू टू मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस, फिर डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का कंसेप्ट भी जानेंगे, फिर डाइपोल की वजह से अलग अलग पोजीशन पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हम निकालेंगे उसको भी पढ़ेंगे, और फाइनली टॉर्क डाइपोल की वजह से निकाल के चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब 5-6 लेक्चर के बाद और ये चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
तो अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, नया कंसेप्ट आप लोगों के अंदर डेवलप हुआ और लर्निंग हुआ, ग्रोथ हुआ, तो आप सारे दोस्तों को शेयर करो और बताओ, और मैसेज को स्प्रेड करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, और ये सब करते जाओगे तो हमारा एंगेजमेंट बढ़ते रहेगा और मेरे को भी एनकरेजमेंट मिलेगा और मेरे को पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, please be stay healthy and happy.